हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे भाई आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों के पेपर जो है बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आरबीएससी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 मैथमेटिक्स का पेपर आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करवाएंगे। पूरे ही पेपर का एनालिसिस मैं कंप्लीट यहाँ पर करवाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को जो है यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा भाई, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से और अच्छे से यहाँ पर समझोगे और आप लोगों ने कहाँ गलतियाँ की है वो आप लोग यहाँ पर चेक करोगे भाई, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं भाई तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिले भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए यहाँ पेपर का एनालिसिस करवाते हैं भाई। सारे जो ABCD जो खंड हैं इनके प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा भाई, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो आपको सेक्शन A दे रखा है। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन A के 18 जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको सारों को यहाँ हम लोग सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो आप लोग कि संख्याओं 16 तथा 20 का HCF होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। संख्या आपके पास में एक 16 है और एक 20 है। इसका हम लोगों को क्या निकालना है बच्चे? HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है? में से होता है, यानी 16 और 20 का क्या निकालना है हमको? में से। तो HCF का मतलब मैंने आप लोगों को बताया होगा कि क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी में से महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। यानी 16 और 20 में हमको ऐसा फैक्टर ढूंढना है, ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जो इन दोनों को क्या करे बच्चे? डिवाइड करे। तो 16 के आप लोग फैक्टर करोगे तो ऐसे जैसे 4 गुणा 4 और 20 के अगर करोगे तो 4 गुणा 5। तो कॉमन क्या मिल रहा है भाई? यहाँ पर 4 कॉमन मिल रहा है ना। तो 16 और 20 का जो HCF होगा यानी में से होगा वो क्या होगा? 4 आपका होगा। तो ऑप्शन ब आपका जो है वो राइट आंसर है भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0.5 है, दूसरे में आपको दे रखा है 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तीसरा आपको दे रखा है ऑप्शन 0.53261 है और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 5। अब इसको हम लोगों को बताना कि इन चारों में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखो आप लोग अगर इसको पॉइंट हटाओगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगी नीचे। यहाँ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 5 है, 5 के ऊपर एक बार है तो नीचे भी एक 9 लगेगा, यानी इसको 5/9 लिख सकते हैं। और ये 53261 है, ये क्या हो रहा है? आगे तक जा रही है, यानी ये शांत नहीं है, ये भी शांत है, ये भी शांत है और और 5 है तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? 5/1, यानी ये P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में तो ये भी है, यानी ये परिमेय है, ये भी परिमेय है P/Q के रूप में और ये भी P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय है। लेकिन ये देखो ये आगे तक बढ़ता ही हुई चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? अपरिमेय है। तो यानी ये वाली जो संख्या होगी वो क्या है प्यारे बच्चे? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम लोग जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो आपका स ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपको क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट का। आपको ग्राफ दे रखा है प्यारे बच्चों, ये x एक्स है, x ये मूल बिंदु होता है जो दोनों रेखाओं को काटता है, x एक्स और y एक्स को, यहाँ y o y डैश, ठीक है। और यह आपको ग्राफ दे रखा है इस तरह से। अब ये कह रहा है y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यकों की संख्या निकालो। तो y बराबर px, ठीक है, यानी x एक्स पर अपन को देखना है। मैंने कहा px, तो यानी x एक्स पर अपन को देखना है। तो x एक्स पर ग्राफ कितने बिंदुओं को काट रहा है? 1 और 2 बिंदुओं को। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2। यानी y बराबर px के लिए जो शून्यक निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 2 शून्यक निकलेंगे। तो 2 किस ऑप्शन में है भाई? 2 आपके सेम में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है भाई। इतने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फर्स्ट का,
आपको दे रखा है x बराबर 4, x बराबर 4 पर x माइनस का 3y बराबर 19, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, तो इसमें क्या कह रहा है आपको y का मान निकालो। तो x बराबर 4 यहाँ पर पुट करो, तो 4 माइनस का 3y बराबर 19। तो इस 4 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो माइनस का 3y, तो 19 में से 4 जाएंगे तो कितने होंगे बेटा 15। तो 3 से इसको काटा तो y बराबर 5, लेकिन ये माइनस अभी जाएगा इधर ये भी, तो y बराबर -5, यानी 15 में -3 का भाग देंगे तो y बराबर -5। ये किस ऑप्शन में है आपके, ये आपके ए ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी है AP है, उसका पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस d है और तीसरा पद a प्लस का 2d है। ठीक है, डॉट 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 n पदों का योग। तो हमको क्या निकालना है इसमें, n पदों का योग जो है निकालना है। तो n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर, ये फॉर्मूला होता है एक, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ पर a प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n पदों की संख्या है और Sn क्या है, प्रथम n पदों का योग, यानी 1 से लेके n पदों का योग ये यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है आपके, ये आपके द ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, आपको 11 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है कि 10वां पद यानी A10 वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो उसके 10 पदों का योग आप लोगों को जो है निकालना है। ठीक है भाई, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको 11 दे रखा है, 10वां पद आपके पास में 20 है, तो वो समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग आप लोग को निकालना है। यानी प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है, तो यानी ये जो 10वां पद है ये क्या है, एक अंतिम पद ही तो है भाई। 1 से लेके 10 पदों का योग निकालना है, यानी पहला पद ये है और 10वां पद ये है। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो, क्योंकि अंतिम पद को n से दर्शाते हैं, l से दर्शाते हैं, या फिर इसको an भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो 10 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर क्या करोगे 10, तो 10/2, पहला पद क्या है 11 और अंतिम पद क्या है 10वां, यह है 20। तो 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5, 20 और 11 कितने हो जाएंगे भाई 31। यहाँ 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 5 × 15, 155 आपका आंसर है भाई। और ये किस ऑप्शन में है, ये आपके है ब ऑप्शन में। तो यानी बी ऑप्शन आपका जो है छठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। दी गई आकृति में यदि PQ समांतर RS है और त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के, तो कोण R बराबर 58 डिग्री दे रखा है, कोण POR बराबर 118 डिग्री दे रखा है, तो कोण P का मान क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आपको ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप दे रखा है, ठीक है, और ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है समांतर है, यानी PQ किसके समांतर है RS के। तो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, एकांतर, जब भी दो समांतर भुजाएं हैं और इस तरह से अगर एंगल हो तो ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे एकांतर कोण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना, जब भी ये दो भुजाएं क्या हो समांतर हो। तो मेरे भाई अगर ये 58 डिग्री आपको दे रखा है कोण ORS या SRO, ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो ये 58 है, तो ये भी क्या होगा 58 होगा एकांतर कोण से, तो ये भी कितना होगा 58 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एकांतर कोण है। ठीक है, अब त्रिभुज OPQ, इस वाले त्रिभुज में देखना है आपको पता होगा, अगर कोई भी जो त्रिभुज है अगर इसकी एक भुजा को अगर बाह्य भुजा को बढ़ाया जाए तो ये वाला जो कोण होगा इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता, ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये बाह्य जो बाह्य जो कोण होगा वो इस त्रिभुज के दोनों अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कोण P। तो कोण P प्लस यह आ जाएगा कोण Q बराबर किसके होगा 118 डिग्री के, क्योंकि बाह्य जो कोण होता है वो त्रिभुज के दोनों अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।
तो कोण क्यू का मान कितना है 58 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 118 डिग्री। तो कोण पी का मान ही तो हमको निकालना है, तो 118 इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 58, 11 में से 5 गए तो 6, 60 डिग्री अपना आंसर आने वाला है भाई। ठीक है, तो कोण पी बराबर 60 डिग्री। तो ये किस ऑप्शन में है, ये अपने है सेम है, यानी अपना सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये मान लीजिए आपके पास में कोई वृत्त है, ठीक है, इस पे एक बाह्य बिंदु मैंने ले लिया मान लो P, तो एक स्पर्श रेखा तो इस पे ये खींच दी, दूसरी स्पर्श रेखा आप लोगों ने ये खींच दी, तो एक स्पर्श रेखा PA हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा PB हो गई, और दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक PA हो गई एक PB हो गई। तो ये किस ऑप्शन में है मेरे भाई, ये आपके द ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि दी गई आकृति में TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कोण POQ बराबर 125 डिग्री है, तो कोण PTQ अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, PT और QT 2 स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर, एक बाह्य बिंदु T से हम लोगों ने खींची, एक PT और एक QT, और कोण POQ जो है 125 डिग्री आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण है ये रहा। ठीक है, और वृत्त का केंद्र क्या है यहाँ पे O है, तो आप लोगों को क्या निकालना, कोण PTQ आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कोण PTQ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कई बार जो है बताया हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 125 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 में से माइनस करेंगे ना, तो 180 माइनस का 125 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है प्यारे बच्चों। तो 10 में से 5 गए तो 5, 17 में से 12 गए तो 5, 55 डिग्री हमारा आंसर है। और ये किस ऑप्शन में है, ये आपके है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बिंदु आपको दे रखे हैं, एक बिंदु 4,-1 है, तो एक बिंदु आपके पास में है, एक मान लो A है जिसका मैंने निर्देशांक 4,-1 है, और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक -2 और -3 आपके हैं। ठीक है भाई, अब इसको बोला है इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो मान लिया इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड कौन है, AB है, इसके मध्य बिंदु मान लिया हम लोगों ने क्या है, P है, तो इसके निर्देशांक हम लोगों को निकालना है। अब मध्य बिंदु जो है इसको 1:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अंतर विभाजित करता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 y1 है मान लो, और ये x2 y2 है, तो इस मध्य बिंदु P के जो निर्देशांक निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, x1 + x2/2, और यहाँ आ जाएगा y1 + y2/2, और वैल्यू पुट कर देंगे, x1 + x2 यानी 4 - 2, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होगा, और /2, y1 + y2, तो माइनस का 1 प्लस और माइनस -3/2, तो 4 में से 2 गए तो 2, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1, -1 और -3 कितना होगा, -4 और /2 यानी -2, क्योंकि 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा, और जोड़ते समय चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। तो यह आपके किस ऑप्शन में है, 1,-2, यह आपके है ब में, तो बी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इतने इजी क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है यदि sin a बराबर 4/5 है तो cos a का मान आप लोगों को निकालना है। तो साइन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, तो ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन तो होता है, तो यानी कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों ने पाइथागोरस से पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर, आधार हमको निकालना है, और लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये 25 है, 4 का स्क्वायर 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 और आधार का स्क्वायर, 25 में से 16 गए तो 9 और आधार का स्क्वायर। तो आधार कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर वर्गमूल में चेंज होगा इधर, तो √9, तो a बराबर कितना आएगा 3, यानी आधार कितना आया, 3 आया नहीं आया भाई, आधार 3 आ गया।
तो कोस है, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 3/5 हमारा जो है कोस ए का राइट आंसर होगा भाई। ये किस ऑप्शन में है 3/5, या आपके द ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको दिया हुआ है कि भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है, भूमि है या आपकी भूमि है, इस पर एक छड़ खड़ी हुई है, वो 1 मीटर क्या है लंबी है, तो ये इसकी लंबाई है। ठीक है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री बता रहा है, ये 30 डिग्री बता रहा है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, उसकी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये मीनार अगर खड़ी है, ये छड़ अगर है, तो इसकी जो छाया ये, तो छाया मान ली हम लोगों ने कि x मीटर है, कितनी मीटर है, x मीटर है, ये छाया की लंबाई l मीटर मान सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करेंगे, लाल बटा कक्का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का। अब ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा तो क्या होती है, यानी कि ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये लंब पता है, और हमको निकालना क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार यानी किस में चलेगा, टेन में, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार क्या है x, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x बराबर आ जाएगा √3 मीटर। ठीक है भाई, x बराबर √3 मीटर। ये किस ऑप्शन में है, यह आपके ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 13वां क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 54 वर्ग सेंटीमीटर, आपको दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्या है कि केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये वाला दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी ये पूरा, ये जो बचा हुआ। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकालोगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। ठीक है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, इस लघु त्रिज्याखंड को माइनस कर दोगे, तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 54 है। पाई का मान 22/7 आप लोग रख सकते हो। आर त्रिज्या जो है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आर का स्क्वायर है, तो 7 को कितनी बार करोगे, यानी 7 का स्क्वायर 2 बार गुणा करोगे, और ये माइनस का 54, 7 से आपका 7 कैंसिल, 22 7 154 आ जाएंगे, और माइनस का 54, तो 154 में से 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 100, और क्षेत्रफल निकालना है तो किस में निकलेगा, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये किस ऑप्शन में है, या आपके है भाई स ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको दिया हुआ आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिज्या गोले की आर है तो 4πr² इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और अर्ध गोले का क्या हो जाएगा, इसका आधा 2πr²। तो ये किस ऑप्शन में है भाई, यह आपके जो है द ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो माना घन की भुजा ए है और वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 6 × भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, तो 6 × ए का मान रख दिया 1 का स्क्वायर, तो 6 × 1 कितना होगा 6, और क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किस ऑप्शन में है भाई, यह आपके ए ऑप्शन में है, जो कि हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन। आपको निकालना है निम्न बारंबारता बंटन आपको दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है, बहुलक आपको निकालना है।
तो ये तो चर x के मान है और ये बारंबारता आपको दे रखी है। 2 की बारंबारता 8 है, 4 की 13 है, 6 की 16 है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुलक निकालना है अगर, तो बहुलक कैसे निकालेंगे बेटा, जब आपको x का मान दे रखा हो और x की बारंबारता आपको दे रखी हो, यानी चरों की बारंबारता दे रखी हो, तो सबसे बड़ी बारंबारता आप लोग देखोगे, सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 16 है। तो 16 के जस्ट सामने क्या है, 6 है। चर का मान क्या है, 6। तो बहुलक भी क्या होगा इस बारंबारता बंटन का, 6 होगा। तो ये 6 जो है ये किस ऑप्शन में है, आपका 6 जो है बे ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका जो होगा राइट आंसर होगा। सबसे अधिक बारंबारता वाला जो चर होगा वही क्या है, बहुलक होता है। ठीक है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां है। एक सिक्के को आप लोग उछालोगे, तो एक सिक्के को उछालने पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। हेड को मैं बोलता हूँ चित, ठीक है, और टेल को बोलते हैं अपन पट। ठीक, तो परिणाम, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना आया बेटा, कुल परिणाम आया हमारे पास में 2, हेड या फिर टेल, क्योंकि एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो आपको पता है टेल आने की, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो चित या हेड, या एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 1 बटे कुल परिणाम कितना है, 2। तो हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1/2। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। और 1/2 आपके किस ऑप्शन में है भाई, आपको करना था ब ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन पे आपको जो है राइट करना था। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने जो है सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 से लेके 18 तक ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चलेंगे। सेक्शन ए का ही है ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, रेगिस्तान वाले क्वेश्चन है, इनको हम लोग अब यहाँ पर करेंगे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान वाले हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। ठीक है, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक मूल अगर जब कब होंगे इसके, तो 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए कंडीशन क्या है, d = 0। और d का मान क्या होता है, ये d क्या होता है, विविक्तिकर होता है। तो d बराबर होता है b² - 4ac = 0। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, b² बराबर, इसको इधर लेके चले जाओ तो 4ac। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, उसके लिए कंडीशन होती है d = 0 या फिर b² = 4ac। ये वाली कंडीशन यहाँ पर फिल होगी भाई। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, एपी आपके पास में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। पहला पद ए है इसका, दूसरा पद a + d है, तीसरा पद a + 2d है, और इस तरह से इसमें कितने हैं, टोटल n पद हैं। तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद an जो होगा वो होगा a + n - 1 × d, और इस an को ही क्या कहते हैं, अंतिम पद l भी इसको बोला जाता है, यानी l और an दोनों मान सेम है। तो ये इसके अंदर जो है भरा हुआ आएगा भाई। ठीक है ना, या आपको इसमें फिल करना है। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, an = a + n - 1 × d। a प्रथम पद है, d सार्वंतर होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर प्राप्त होता है। n पदों की संख्या है और an क्या है, nवां पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई भी 2 समरूप त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज आपके पास में a है b c, और दूसरा त्रिभुज आपके पास में है p q और r। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हैं तो इनकी जो भुजाएं होगी वो आपस में क्या होगी, समानुपाती होगी, यानी कि AB/PQ बराबर होगा BC/QR और AC/PR। ठीक है, यानी 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, समानुपाती होती हैं, यानी ये सब समानुपात में होगी। इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है। ठीक है भाई,
इस तरह से आप लोगों को करना है। तो इसमें क्या भरोगे आप लोग, इसमें आप लोग भरोगे कि दो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो कैसी होती है, समानुपाती होती है। यह आपको इसके अंदर फिल करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो कोई भी एक वृत्त ले लीजिए जिसका केंद्र मान लो O है, इस पर एक स्पर्श रेखा मान लो ये गुजर रही है और स्पर्श बिंदु P है, ठीक है। इस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या है, P है। स्पर्श बिंदु क्या होता है, जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से ये मान लो त्रिज्या जा रही है, ये स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है, यानी स्पर्श रेखा यह आपकी स्पर्श रेखा है मेरे प्यारे भाई। और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र की दूरी ये क्या कहलाती है, ये त्रिज्या कहलाती है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर होती है त्रिज्या स्पर्श रेखा के, या फिर स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह भरना था, 90 डिग्री भर दो या लंबवत भर दो, ठीक है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ भी देखो थीटा 60 है और यहाँ भी कोण 60 है, तो दोनों सेम है, यानी ये वाली सरसमीका लग रही है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 आपको इसके अंदर करके आना था, ठीक है भाई, इतना इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो भाई असंभव जो घटना होती है, कोई भी असंभव जो घटना है जो संभव ही नहीं है, असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जैसे मान लो आप लोगों ने एक पांसे को उछाला तो 1 2 3 4 5 और 6 आए, और मैं कह दूं कि इस एक पांसे को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो 7 तो इसके अंदर आएगा नहीं, तो अनुकूल घटना क्या होगी, 0, और कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो 0/6 क्या होगा, 0। तो ये असंभव घटना है कि नहीं है, कि भाई एक पांसे को उछालने पर तो 1 से लेकर 6 तक अंक आ सकते हैं, इनमें से कोई एक आएगा, 6 में से 7 कहाँ से आएगा। तो ये क्या है कि असंभव घटना है। तो असंभव घटना की हमेशा प्रायिकता कितनी होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, रेगिस्तान वाले हैं, वो भी यहाँ पर हम लोगों ने अभी फिनिश कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, ठीक है, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो, ठीक है। तो आपके पास में मान लीजिए एक संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है, 4 की पावर n दे रखी है, ठीक है। तो आपसे बोला हुआ है यहाँ पर कि n का कोई ऐसा मान है क्या, कि यहाँ पर n का मान ऐसा रख दें कि उसको सोल्व करने पर ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। तो देखो हम लोग चेक करके देखते हैं, आपको पता है 0 कब आता है भाई, 0 कब आता है, 0 आने के लिए 2 और 5 का गुणा होना बहुत आवश्यक है भाई। 1 से लेके 9 तक अंक जो हैं उनमें आपस में किसी भी संख्या को आप लोग गुणा कर लीजिए, ठीक है। उसमें आप लोगों को 2 और 5 का गुणा होना आवश्यक है, यानी 2 का 5 में अगर गुणा कर देते हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा, 1 0 हमेशा मिलता है, ठीक है। तो 4 की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, उसकी पावर n। तो 1 2 तो है, लेकिन 5 कहाँ है, यहाँ पर 5 नहीं है ना, तो 0 बनाने के लिए 5 का होना आवश्यक है, ठीक है। यानी 2 और 5 का फैक्टर होना बहुत आवश्यक है, 2 और 5 का गुणनखंड होना बहुत आवश्यक है 0 आने के लिए। तो 0 तो आएगा ही नहीं, तो 2 गुणा 2 है, यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, नहीं, कि भाई ऐसा कोई मान नहीं है। सुनने के लिए क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 का आना बहुत जरूरी है, पर लेकिन यहाँ तो 2 गुणा 2 आ रहा है, 2 व 5 तो आ रहा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n जो है अंक जो है 0 पर
समाप्त होता हो, ऐसे यहाँ पर लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड है, संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है अपन को, ये तो बहुत सिंपल है, सभी ने किए होंगे आप लोगों ने। 2 का भाग लगाओ, 1 में नहीं जा रहा 14 में लगाओ, 2 7 14, फिर 4 में लगाओ, 2 दूना 4, फिर 2 का जा रहा 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 का लगाओ 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36, फिर 2 का लगाओ 9 बार जाएगा, 2 में 18 होते हैं, फिर 3 का लगाओ 3 3 9, फिर 3 का जा रहा 3 1 3। ठीक है, यानी 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 को यहाँ 2 कितनी बार है भाई, 4 बार है ना, तो 2 की घात 4 और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ये अपना राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, पी एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके 2 शून्य के, ठीक है, इसके 2 शून्य क्या है, एक शून्य का आपका है अल्फा है और दूसरा शून्य का आपका बीटा है। तो शून्य को और जो द्विघात बहुपद के जो गुणांक है उनके बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है और अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का क्या होता है, गुण होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए और अल्फा गुणा बीटा का मान होता है सी बटा ए। ठीक है, यह आप लोगों को करना था। तो ये द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांक इनके बीच में ये संबंध स्थापित हम लोगों ने कर दिया है भाई। ठीक है, ये अपना राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपको द्विघात रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है, एक x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है और एक x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। इसको सोल्व करना है, तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए या फिर विलोपन विधि लगा दीजिए, कोई सी भी विधि आप लोग लगा सकते हो। यह आपकी समीकरण 1 या आपकी समीकरण नंबर 2। तो एक प्लस में है और एक माइनस में और गुणांक भी सेम है दोनों के, y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक -1 है। ठीक है, वो प्लस और माइनस में है तो 1 1 आ रहा है ना, तो ये कट गया, जोड़ दिया इन दोनों समीकरणों को। तो x और x कितना हो जाएगा 2x, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2 से आपने काटा इसको, x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 3। अब x बराबर 3 का मान है तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, तो समीकरण 1 में रख दो, x का मान 3 रखो यहाँ पे। तो 3 प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 में से 3 गए तो 2, यानी x बराबर 3 और y बराबर 2। तो देखो 3 प्लस 2 5 आ रहे हैं, 3 में से 2 गए तो 1 आ रहे हैं, यानी ये दोनों मान संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, सेटिस्फाई है, तो अपना आंसर सही है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी AP है 1 3 5। ठीक है, यह आपको दे रखी है। इसका अंतिम पद होता है L, ये कितना दे रखा है 19 दे रखा है। तो आपको इसमें क्या निकालनी है, पदों की संख्या इसके अंदर निकालनी है। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 1 है, सार्वंतर क्या है 3 में से 1 गया तो 2 है। अब L जो होता है वो अंतिम पद होता है, तो L का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 19। A का मान कितना है 1 और n-1, D का मान कितना है 2, सार्वंतर है 19 में से 1 चले जाएंगे इधर, तो n-1 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 19 में से 1 जाएगा तो 18, n-1 18 और 2 का भाग लग जाएगा इसमें, कितना आया यहाँ पर n-1 बराबर 9। तो इसको इधर लेके जाएंगे 1 को, तो 9 और 1 10, यानी इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 10, यानी जो इसका अंतिम पद 10वां है वो कौन सा 19 है। ठीक है भाई, ये अपना राइट आंसर है। तो इस तरह से इजी प्रश्न थे भाई, बहुत अच्छे प्रश्न आए, सिंपल पेपर था आपका, कोई कठिन पेपर नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 6 क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक बिंदु बाह्य बिंदु P है, इससे O केंद्र वाला एक वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा PA है और PB दोनों 80 डिग्री के कोण पर यहाँ पर झुकी, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितने डिग्री का 80 डिग्री का है। ठीक है, तो फिर आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि कोण POA का मान निकालो, POA ये वाला कोण हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों ने इस तरह से एक लाइन डाल दी बीच में। अब देखो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया होगा कि ये वाला जो कोण है ये पूरा, ये अगर 80 है तो ये कितना होगा 100 होगा कि नहीं होगा भाई। कोण AOB ये कितने डिग्री का होगा भाई, इन दोनों, ये पूरा कोण AOB और कोण APB इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 है तो ये 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो कोण POA
तो कोण POA ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जो OP रेखा है वो इस कोण AOB इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी ये 50 और ये भी 50, ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। यानी कोण AOP और BOP दोनों क्या होंगे, 50-50 हो जाएंगे भाई। तो POA जो होगा वो कोण AOB/2 इसका आधा हो जाएगा पूरे का, यानी 100/2। AOB का मान 100 है तो 100/2 कितना होगा, 50 डिग्री। ये हमारा आंसर भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बिंदु -3, 4 और 7, 2 के बीच की दूरी निकालो। एक बिंदु आपके पास में दे रखा है P है, दूसरा बिंदु आपके पास में दे रखा है Q है। इसके निर्देशांक -3, 4 है, दूसरे के निर्देशांक 7, 2 है। ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो P की दूरी हम लोगों को निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 में से ये 3 जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 10, यानी 10 का स्क्वायर। और y2 - y1 यानी 2 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो जस्ट ये कितना होगा, 104। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 × 4 लिख सकता हूँ क्या भाई, 80 और 24 104 होंगे। तो 4 का वर्गमूल तो बाहर निकल जाएगा 2, और √26 का होगा नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इकाई। तो 2 √26 या फिर 104 तक भी कर सकते थे, आंसर एक ही बात है, कोई गलत नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त का चतुर्थांश जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन हमको तो इस पूरे वृत्त में से ये जो पूरा वृत्त है, ठीक है, इसका चतुर्थांश चाहिए, यानी ये वाला पार्ट चाहिए हमको। तो ये वाला एक ही तो चाहिए चतुर्थांश, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 πr²। भाई इस पूरे वृत्त का 1/4 होगा कि नहीं होगा, तो 1/4 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान 7 और स्क्वायर है तो 7 × 7, 7 से आपका 7 कट गया, ये 11 और ये 2, तो 11×7 77/2, और क्षेत्रफल आ रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर। या फिर इसका एक और तरीका है प्यारे बच्चों, कि ये वृत्त है, अब हम लोगों को चतुर्थांश निकालना है। तो ये कितने डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे। तो ये कितनी है, ये त्रिज्या होती है, तो r बराबर 7, और ये भी r बराबर कितनी है, 7। तो ये जो क्षेत्रफल निकला, ये त्रिज्या खंड का ही तो क्षेत्रफल है। तो थीटा बराबर कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो πr² θ/360 डिग्री। इससे भी आप लोग कर सकते हो, थीटा का मान आप लोग 90 डिग्री रख दोगे, क्योंकि त्रिज्या खंड का कोण कितना है, 90 डिग्री है। पाई का मान 22/7 रख दोगे, r का मान 7 रख दोगे आप लोग। ठीक है, तो उससे भी आप लोगों के पास आंसर ये निकल कर आने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, या आपके पास में मान लीजिए एक वृत्त है और त्रिज्या कितनी है आपके पास में, r बराबर यहाँ 21 सेंटीमीटर है, और ये भी r 21 सेंटीमीटर आपके पास में है, क्योंकि वृत्त की दोनों त्रिज्या जो होती है वो बराबर है यहाँ पर। ठीक है, त्रिज्या वृत्त की बराबर है। केंद्र अब इसमें केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये केंद्र पर बना रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको ये चाप की लंबाई यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई L निकालने का फॉर्मूला होता है πr/180 डिग्री। पाई का मान होता है 22/7, r का मान कितना है बेटा, r का मान है 21, और थीटा का मान कितना है, कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और बटे में कितना चल रहा है, 180। तो 0 से आपका 0 कट गया, 6×3 18, 3 से काटो 7 बार, और 7 से इसको काटो, कितना बचा 22। तो 22 मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में। तो 22 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने के नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, यानी 12 वार्ताओं का योग कितना है 30 है। तो विद्यार्थियों के भार का बहुलक वर्ग आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। ये आपको भार दे रखा है और ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो सब बहुलक वर्ग अपन को निकालना है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाएगा भाई, क्योंकि एक ये सतत वर्ग अंतराल के रूप में सतत बारंबारता बंटन है, वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है उनकी। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 9, तो 9 के सामने क्या है 60 से 70, तो बहुलक वर्ग भी क्या होगा 60 से 70। और ये बहुलक वर्ग की क्या होती है निम्न सीमा होती है। ठीक है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F0, ये F1, ये F2। ठीक है, जब बहुलक का अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो ये करते हैं नहीं करते, तो सबसे अधिक बारंबारता के सामने जो संगत वर्ग होगा वही क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपके सामने है। आपको दे रखा है किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, यदि इन विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य हम लोगों को निकालना है। तो ये xi के मान है या आपके fi के मान है। तो अब इसका माध्य निकालना, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं अपन fi इंटू xi करते हैं कि नहीं करते, यानी fi का गुणा xi में करेंगे। 1 गुणा 1 कितना होगा 1, 2 गुणा 2 कितना होगा 4, 3 गुणा 4 कितना होगा 12, 4 गुणा 2 कितना होगा 8 और 5 गुणा 1 कितना होगा 5। अब ये क्या होता है बारंबारताओं का योग, सिग्मा fi तो होता है n, तो कितना है 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। ठीक है, और सिग्मा fi इंटू xi निकाल लीजिए आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई ये तो। 12 और 8 20, 20 और 4 5 9 29 और 1 30। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, ये प्रत्यक्ष विधि से होता है डायरेक्ट। x बार बराबर होता है सिग्मा fi इंटू xi बटे n, और n जो होता है वो क्या होता है बारंबारताओं का योग, यानी सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi क्या है 30, और इसमें किसका भाग लगा देंगे 10 का, तो 30 बटे 10, 0 से 0 आपका कैंसिल, 3 में 1 भाग का भाग दे दो 3। तो इस बारंबारता जो बंटन का माध्य आएगा वो कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आपके सामने आने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खंड ब सेक्शन बी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भाई। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। अब ये अलग अलग सेपरेट टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुपद x² माइनस 6x प्लस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक प्रश्न है। ठीक है भाई, तो एक बहुपद आपके सामने है px बराबर x² माइनस 6x प्लस 8, इसके शून्य निकालना है। तो इसको माना मैंने px के बराबर मान लिया, तो शून्य निकालने के लिए px को इसके बराबर करते हैं 0 के बराबर करेंगे, यानी इस द्विघात बहुपद को। तो x² माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो 8 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना है यहाँ पे भाई 8 है, बीच में कितना है 6। तो मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या कौन है, ऐसी दो संख्या 4 और 2 है x²। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस 2 इंटू x प्लस 8 बराबर 0, क्योंकि 4 और 2 6 आ रहे हैं, 4 का गुणा 2 में क्या तो 8 भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो x² का गुणा अंदर करो तो माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालो और यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 4 माइनस 2 और 8 में कॉमन 2 आ रहा है तो x माइनस का 4, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है। अब x माइनस 4 यहाँ से कॉमन निकालो तो x माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 4, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2, यानी x बराबर 4 और x बराबर 2। द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो दोनों शून्य हमारे पास में निकल के आ चुके हैं, 4 और 2 इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, ये प्रश्नावली 2 बहुपद के अंदर से आपके आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, उसका योग कितना है 66 है। तो समस्या को 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, तो माना 2 अंकों वाली संख्या है, उसका इकाई का जो अंक होगा, इकाई अंक कितना मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं, और दहाई का जो अंक होगा वो क्या होगा मैं y मान लेता हूँ। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि इकाई में क्या होता है 1 होता है और दहाई में कितना हो जाता है 10 हो जाता है, तो 10y प्लस x हो जाएगी संख्या। अब ये क्या कह रहा है कि जो संख्या बनी है इकाई अंक और दहाई अंक से, तो 10y प्लस x, और इनके अंकों को पलटने पर,
यानी दहाई की जगह दहाई का अंक अब x हो जाएगा, इकाई का अंक अब y हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी भाई। जब इकाई का अंक x था और दहाई का अंक y था तब तो संख्या हमारे पास ये बनी, लेकिन अब हमको उल्टा करना है संख्या को, तो x y की जगह और y x की जगह आ जाएगा। तो 10x प्लस वाई, अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, ये वाली संख्या बनेगी। तो इन दोनों का योग कितना आपको दे रखा है, 66 दे रखा है, ठीक है। तो x और 10x कितना है, 11x, 10y और y कितना हो जाएगा, 11y, बराबर कितना आ जाएगा, 66। 11 कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई, 11 का भाग दोनों में लगा दिया, यह आ जाएगा 66। 11 से आपका कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना आया बेटा, 6 आया। तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, दो चर में क्या है, एक रैखिक समीकरण है। किस रूप में है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रूप में आप लोग इसको लिख सकते हो, क्योंकि x का गुणांक देखो एक जो a की जगह है, y का गुणांक एक जो b की जगह है और c की जगह 6 है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो c बराबर -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये रैखिक समीकरण बनानी थी भाई, ठीक है, क्योंकि x और y की उच्चतम घात कितनी है यहाँ पर, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपके सामने है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल हम लोगों को निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने एक समांतर श्रेणी बनेगी कि पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है और 15 पद तक, ठीक है। ये पूरी सम संख्या है। तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पर 2 है। सार्वंतर क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। और पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 15 है। तो अंतिम पद हमको पता नहीं है, तो फॉर्मूला कैसा लगेगा n पदों का योग का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15 पदों का योग निकालना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15 है पदों की संख्या, तो यहाँ 15/2 आ जाएगा। 2 इंटू ए की जगह प्रथम पद कितना है, 2 है, 15 में से 1 गया तो 14 और डी का मान कितना है, 2 आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 15/2, 2 दूना 4 और यहाँ आ जाएगा 14 दूना 28, 28 और 4 कितना आ जाएगा, 32। इससे कैंसिल किया इसको कितनी बार, 16 बार। तो 15 गुणा 16, तो 16 एकम 16, 160 और 16 पंजे 80, 160 और 80 कितना होगा प्यारे बच्चों, 240। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 15 जो समपद हैं उनका योग जस्ट 240 आएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपके सामने है। नीचे दी गई आकृति में डी समांतर बीसी है, तो एडी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आकृति आपके सामने देखिए, एक त्रिभुज आपके पास में ए बी सी है, डी भुजा जो है बी सी के भुजा की क्या है, समांतर है, ठीक है। ये समांतर का चिन्ह है बच्चों। तो डी समांतर बी सी है। तो आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय, ये चैप्टर नंबर 6 है अपने 10th क्लास के अंदर। वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाली भुजा ए डी बटे डी बी, यानी ए डी बटे डी बी, ये किसके बराबर होगी, ए ई बटे ई सी के। इस तरह से मैंने क्लास में यहाँ पे कई बार जो है पढ़ा चुका हूँ भाई। तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। तो ए डी कितना है, ए डी भुजा को मान लो x मान लो, या फिर ए डी निकाल ली तो ए डी रहने दो इसको। ए डी डी बी कितना है, 7.2, ए ई कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4। तो 18 से कट गया, पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, 18 3 54, ठीक है। तो ए डी 7.2 और 1/3, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे ना, तो यह आ जाएगा 3 ए डी बराबर होगा 7.2। 3 से इसको काटो भाई, तो ए डी का मान जो अपने पास में आ जाएगा वो 2.4 किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। तो ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर अपना ये आंसर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए मान लिया हम लोगों ने पास में ये एक बड़ा वृत्त है और ये एक छोटा वृत्त है। अब दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो सकेंद्रीय वृत्त है तो दोनों का जो केंद्र होगा वो सेम होगा। तो माना दोनों बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, इन दोनों का केंद्र मैंने ओ मान लिया। माना बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, ठीक है। अब ये ए बी जो है इस छोटे वृत्त को जो है बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, तो ये ए बी जीवा ही इस छोटे वृत्त की क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। भाई बड़े वृत्त की जीवा जो ए बी है वो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, तो ये ए बी जीवा जो है वो छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि केंद्र से इस जीवा पर, अब स्पर्श रेखा ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, ओपी, और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही तो होती है।
तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। यानी कि केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब, ये 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंब भी तो होता है। यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। यानी AP किसके बराबर आ जाएगा, PB के बराबर आ जाएगा। तो यानी बिंदु P जीवा AB को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। ये हम लोगों ने इसमें सिद्ध कर दिया है। ठीक है भाई, यही पूछ रहा था। तो इस तरह से इसको छोटा सा प्रूफ था जिसे हम लोगों को सोल्व करना था भाई। तो यही एकमात्र प्रूफ आया हुआ है पूरी क्वेश्चन में, बाकी कहीं भी कोई प्रूफ पूछा नहीं गया आपसे। ठीक है, तो इजी पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने है कि दो बिंदु, एक P है जिसके निर्देशांक 8, 10 है, दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक 6, 8 है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तथा PQ की लंबाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ। ये PQ रेखाखंड का मध्य बिंदु A है, तो A के निर्देशांक कैसे निकालेंगे बेटा, x1 + x2 बटे 2 और यहाँ आ जाएगा y1 + y2 बटे 2, क्योंकि मध्य बिंदु जो है PQ को 1:1 में अंतर विभाजित करता है। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 बटे 2, फिर 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 बटे 2। तो 14 में 2 का भाग लगेंगे 7, 18 में 2 का भाग लगेंगे 9, तो 7 और 9 ये अपना आंसर है। ठीक है, PQ की लंबाई भी आपको निकालनी है, यानी P से लेके Q तक की दूरी निकालनी है। तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 6 - 8 या 8 - 6 भी कर सकते हो, x1 - x2 कर दो या y1 - y2 कर दो, कुछ भी कर दो। 8 में से 6 गया तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 10 में से 8 गया तो 2 का स्क्वायर, या 6 में से 8 गया तो -2 और 8 में से 10 गया तो -2 का स्क्वायर। एक ही बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 4, यहाँ आ जाएगा 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल तो हमको पता है, 2 का नहीं पता, तो √2, तो 2 √2 यूनिट यानी इकाई जो है इसका आंसर आएगा। तो PQ जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी आएगी, 2 √2 आने वाली है। ठीक है, 10 देखिए, आपको दे रखा है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 tan 45 बटे 3 sec 60, इसका मान हमको निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। 4 tan 45 का मान होता है 1 और 3 sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान आप लोग सारणी में देखना, cos 60 का होता है 1/2, तो sec 60 का हो जाएगा 2, क्योंकि cos और sec आपस में उल्टे होते हैं ना। तो 2 × 1 का स्क्वायर बटे ये 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 3 दूना 6, 2 से इसको कैंसिल करो तो 1/2 + 4 बटे 6। यहाँ ऊपर लघुत्तम कितने लेंगे अपन, 2 लेंगे ना, लेंगे नहीं लेंगे, तो 4 दूना 8 और 1 9, 9/2 और फिर बटे 6, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 9/12, कैंसिल करो इसको, 3 × 9 3 × 4 12, तो 3/4 हमारा आंसर इसका आने वाला है। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। ठीक है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में यहाँ एक खूंटा है, वर्गाकार घास का मैदान है, यानी 15 15 15, प्रत्येक भुजा 15 मीटर की है। यहाँ पर अपना खूंटा है और यहाँ जो तुम्हारा घोड़ा है, ठीक है, और ये लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये क्या है, त्रिज्या है, जो कि r = 5 मीटर है। तो ये घोड़ा जो है, ये रस्सी यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो घोड़ा जो है घास यहाँ से यहाँ तक चरेगा वो। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये वाली त्रिज्या ये है और ये वाली त्रिज्या ये है, तो यानी 5 मीटर की ये त्रिज्या है। तो ये अपन को ये वाला क्षेत्रफल इसमें निकालना है कि भाई ये घोड़ा यहाँ घास चरता है, इसका क्षेत्रफल। तो जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान होता है बेटा 22/7, आर का मान कितना है 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, जो कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये त्रिज्या खंड का कोण कितना है 90 डिग्री, और बटे कितना है 360। इसको 90 से काटो 4 बार, इसको 2 और इसको 11, तो 11 गुणा ये हो जाएगा 25 और 7 दूना 14, तो 25 × 11 275/14, तो 275 में जब 14 का भाग लगाओगे आप लोग
तो आपको अप्रोक्सीमेट 19.64 वर्ग मीटर मिलेगा, क्योंकि मीटर में है ना भुजा, तो वर्ग मीटर है यहाँ आपको मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से ये यानी यहाँ इस क्षेत्रफल में जो है वो घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको दिया गया निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यक ज्ञात कीजिए। मध्यक मतलब मीडियन, और मीडियन का मतलब होता है माध्यिका आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो ये 4 x के मान दे रखे हैं और उनकी बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो CF क्या हो जाएगी, संचय बारंबारता। ये 2 ऐसे कैसे रखोगे, 2 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा 10, 10 में 12 जोड़ो कितना आएगा 22, 22 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 32, 32 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 38, 38 में 2 जोड़ो कितना आएगा 40। तो अगर यहाँ 40 आ रहा है तो इनका योग भी कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो n क्या होता है, बारंबारताओं का योग, 8 2 10, 10 और 10 20, 12 6 18 और 2 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 40। तो ये भी 40, ये भी 40, यानी अपनी संचय बारंबारता अपन ने जो जोड़ी है वो सही है। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 निकालेंगे, यानी 40/2 करेंगे, तो ये 20। तो 20 से ठीक बड़ी CF चेक करनी है, या 20 के ठीक बराबर देखो CF, 20 से ठीक बड़ी CF क्या है 22। तो 22 के संगत जो माध्यिका है वो क्या है मेरे प्यारे भाई, 22 के संगत जो माध्यिका आ जाएगी वो कितनी है, 30 है कि नहीं है। तो इसका आ जाएगा आंसर 30, ये अपनी माध्यिका आएगी मेरे भाई। इस तरह के क्वेश्चन माध्यिका निकाल लेते हैं, इस टाइप का जब लगाते हैं जब x और f दे रखा हो आपको और CF निकालनी। ठीक है, तो माध्यिका इस तरह से निकाली जाती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बक्से में 3 तो नीली गेंद है, 2 सफ़ेद है और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये कंचा सफ़ेद है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सफ़ेद नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। नीली यानी ब्लू गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। वाइट गेंदों की संख्या कितनी है, 2 है। और रेड गेंदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई, 4 है। तो टोटल जो परिणाम आएंगे या टोटल जो गेंदें आएंगी वो कितनी आएंगी, 3 और 2 5 4 9। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रायिकता निकालने की गेंद सफ़ेद हो, तो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो वाइट गेंद की प्रायिकता हमको निकालनी है कि गेंद कैसी हो, निकाली गई जो गेंद है वो कैसी हो, सफ़ेद हो। तो सफ़ेद गेंद इनमें से कितनी है, 2। तो किन्हीं भी 2 में से एक निकलेगी, निकालनी तो एक है, तो 2 अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितना है 9। तो सफ़ेद गेंद निकालने के लिए जो प्रायिकता बनेगी वो कितनी बनेगी, 2/9। अब वो पूछ रहा है कि निकाली गई गेंद क्या हो, सफ़ेद नहीं हो। तो सफ़ेद नहीं हो तो फिर वो गेंद क्या हो सकती है, या तो ब्लू होगी या फिर क्या होगी, रेड होगी। तो निकाली गई जो गेंद है वो सफ़ेद नहीं हो, तो PW डेज इस तरह से करेंगे भाई। सफ़ेद हो तो इस तरह से, और सफ़ेद नहीं हो तो डेज लगा देते हैं। तो 1 माइनस का क्या करते हैं, PW। तो 1 माइनस का 2/9, तो बटे 1 लगाओ, 9 लघुत्तम लो, 1 का भाग 9 में 9 का गुणा 1 में क्या 9 माइनस का 2, 9 से 9 कैंसिल, एक बार 1 का गुणा 2 में क्या 2, तो 7/9। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि निकाली गई गेंद अगर सफ़ेद नहीं है तो कैसी होनी चाहिए, ब्लू और रेड होनी चाहिए। तो 3 और 4 कितने हो जाएगी 7, और कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 9, तो 7/9। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो है वो करने हैं। प्रायिकता का बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब सेक्शन बी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे, और सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है प्यारे बच्चों कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं भाई, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो माना एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या आ जाएगा x+1, और इनका गुणनफल आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+1 बराबर कितना है 306। तो इसका गुणा कर दो आप लोग, x × x² x का गुणा में क्या है x, इसको अंदर लाओ तो माइनस का 306 बराबर 0। अब यहाँ x का गुणा कितना है 1, तो मुझे ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करें तो 306 और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या है प्यारे बच्चों, 18 और 17। 18 में से 17 गए तो 1, और 18 गुणा 17 करेंगे तो 306, और x माइनस का 306 बराबर कितना आ गया 0। ठीक, तो x² x का गुणा दोनों में कर दीजिए, 18x प्लस माइनस माइनस 17x माइनस का 306 और बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकालो, x प्लस का कितना आएगा
18। 17 और 306 में से 17 कॉमन आ रहा, तो -17 से -17 कट गया। -17 का भाग -306 में देंगे, माइनस माइनस प्लस आएगा। 17 का भाग 306 में देंगे तो 18, क्योंकि 306 जो होता है वो 18 और 17 का मल्टीपल है, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से जो है इनको बाहर निकालो तो ये आ जाएगा x प्लस का 18 और x माइनस ये आ जाएगा 17, बराबर कितना आएगा 0। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 18, इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 17। अब हमको धनात्मक चाहिए, पॉजिटिव वाले चाहिए, तो नेगेटिव वाला पूर्णांक तो हम लोग लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो अगर x 17 है तो दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा x प्लस 1, यानी 17 और 1 18, ठीक है। तो दोनों पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक तो 17 होगा और एक 18, क्योंकि x और x प्लस 1 दोनों ही क्या है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव हैं, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन में एक अथवा में पूछा गया है, या तो आप लोगों ने ये किया होगा या फिर दूसरा वाला किया होगा। देखो दूसरा वाला इसमें क्या है, आयताकार पार्क का है, एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई b मान ली मैंने कितनी है, x मीटर है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 15 मीटर ज़्यादा है, यानी चौड़ाई से 15 ज़्यादा कर दी, यानी x प्लस 15 मीटर। अब आपको दे रखा है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, वो आपको दे रखा है इसमें 250 वर्ग मीटर, ठीक है। भाई एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अगर अधिक है तो उसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो, तो पार्क की विमाएँ ज्ञात करो, यानी पार्क की विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है x प्लस 15, चौड़ाई कितनी है x, यह आ जाएगा 250। x का गुणा इधर करो x स्क्वायर, 15 में x का गुणा करो 15x, यहाँ अंदर करो 250 बराबर 0। अब मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए जिनको गुणा करें तो 250 और जोड़ने घटाने पर 15 आ जाए, तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10 कर सकता हूँ क्या मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 25 में से 10 जाएंगे तो 15, 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 250, सेटिस्फाई है, और ये माइनस का 250 अपने पास है। तो x स्क्वायर प्लस इसका गुणा अंदर करो तो 25x प्लस और माइनस का 10x और माइनस का 250 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है तो x प्लस आ जाएगा 25 और यहाँ 10 कॉमन आ जाएगा, 10 से 10 उड़ा दिया तो x माइनस प्लस 250 में 10 का भाग लगाएंगे तो 25 बराबर कितना आएगा 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो बाहर, x प्लस का 25 और ये कितना बच रहा है x माइनस का 10 बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आएगा माइनस का 25, इसको जब 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आएगा 10। तो x का मान 10। अब विमाएँ जो है चौड़ाई, x के मान थी चौड़ाई, नेगेटिव तो होगी नहीं, ये मान तो असंभव है, तो ये तो हमारे पास में क्या है कि चौड़ाई, तो लंबाई क्या आ जाएगी x प्लस का 15, यानी कि 10 प्लस का 15 कितना आ जाएगा बेटा 25। तो चौड़ाई तो 10 मीटर है और लंबाई 25 मीटर अपनी आएगी, ठीक है। ये आयताकार पार्क की विमा आ चुकी है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 है, वो आपके सामने है। इसमें भी दो ही क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, अथवा में आप लोगों ने कौन सा किया है वो आप लोग देख लेना। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 फिर 0,2√3 ये संभव त्रिभुज के शीर्ष हैं और भुजाओं की लंबाई भी आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो हम लोगों को ये मैंने मान लिया A, B और C है, ठीक है। ये संभव त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है चेक करना है। तो संभव त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर आती है, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये तीनों क्या आएंगे, सब बराबर आएंगे नहीं आएंगे। तो देखिए बराबर आ रही कि नहीं आ रही चेक करेंगे। अगर हम लोगों को AB निकालना है तो AB के लिए क्या मानेंगे x1 y1 और ये x2 y2। तो दूरी कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो 2 में से 2 गए तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आएगा 4। फिर BC भुजा के लिए देखो x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, -2 का स्क्वायर होगा 4 और 2 का स्क्वायर होगा इधर 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, 4 थी 12 और 4 16, तो √16 का मतलब कितना है 4। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर एक और भुजा AB मिल गई, BC मिल गई। अब CA देखो, ये AC देख लो, CA x1 y1 और x2 y2,
तो किसी को भी मान लो 0 में से -2 जाएंगे तो प्लस का 2 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, 4 × 12 4 16, 16 का मतलब 4। तो ये भुजा भी 4 आई, ये भुजा भी 4 आई और ये भुजा भी 4 आई। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी आई मेरे प्यारे बच्चे, 4 4 इकाई आई है। तो इसका मतलब ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तथा भुजाओं की लंबाई ए बी, बी सी और सी है। ये ए बी, ये आ जाएगा बी सी और सी है। ये कितनी लिखनी थी यहाँ पर, 4 आपको लिखनी थी, 4 इकाई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। इसका अगला जो है अथवा में क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्या बोल रहा है कि सिद्ध की यह आपको दे रखा है कि यदि बिंदु ए 6,1 बी 8,2 और सी 9,4 और डी P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो पी का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये ए बी सी डी के आपको निर्देशांक दे रखे हैं। तो समांतर चतुर्भुज में जो ये दो विकर्ण हैं, एक AC है और एक BD है, ये परस्पर क्या होते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। एक बिंदु मान लो O है जिस पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। यानी AC विकर्ण और BD विकर्ण, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो x1 y1 और x2 y2, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो 6 + 9 बटे 2 और 1 + 4 बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है O। इसी प्रकार विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी O है, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे BD का मतलब x1 y1 और x2 y2, तो 8 + p बटे 2 और y1 + y2 यानी 2 + 3 बटे 2। तो 6 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 बटे 2, 4 और 1 5 बटे 2। फिर 8 + p बटे 2 और ये 5 बटे 2। तो देखो ये 5 बटे 2, ये 5 बटे 2 सेम है। p का मान निकालना है तो भाई y वाला तो सेम है, तो x और x वाला भी सेम होना चाहिए ना। तो 8 + p बटे 2 बराबर आ जाएगा 15 बटे 2। 2 से आपका 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 8 + p बराबर कितना, 15। तो p बराबर आ जाएगा 15 - 8 कितना आएगा, 7। तो p का जो मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु सेम है और मध्य बिंदु को बराबर करना था, p का मान लेकर आना था। तो इन दोनों में से आपने जो है उम्मीद है कोई ना कोई सा तो किया ही होगा। ठीक है भाई, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें भी 2 आपके क्वेश्चन है अथवा में है, दोनों सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अपना जो चैप्टर है 8th नंबर का, वहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, दोनों में से आपने एक तो किया ही होगा। देखो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर सिद्ध करना है √1 - cos A बटे 1 + cos A बराबर लेके आना cos A के - cot A। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर बराबर लेके आना 7 + tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। ठीक है, तो पहला वाला देखो इसमें कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। LHS ले लीजिए आप लोग सबसे पहले बायां पक्ष, तो ये बायां पक्ष को इधर लूँगा मैं, 1 - का cos A और बटे 1 + का cos A। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर दोनों तरफ ये √1 - cos A और बटे 1 + cos A लिख सकता हूँ क्या इसको। तो मैं अंश और हर में ये जो नीचे वाला है इसका विपरीत चिन्ह लेंगे, ये प्लस है तो माइनस वाले से गुणा कर देंगे, 1 - का cos A और √1 - का cos A। अगर नीचे माइनस होता तो प्लस वाले से गुणा करते हैं, प्लस है इसीलिए माइनस वाले से गुणा किया। ठीक है, तो √x और √x क्या होता है, ये दोनों सेम है ना, तो x ही तो होता है, तो यह आ जाएगा 1 - का cos A। यह आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा 1 - cos A। और √a और √b ये प्लस में है और ये माइनस में, तो a + b और a - b, √ के अंदर आ जाएगा a² - b²। a + b और a - b, a² - b² होगा, तो 1 - का cos A 1 - cos स्क्वायर है 1 - cos स्क्वायर है। एक फॉर्मूला होता था 1 - cos A और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, तो यह आ जाएगा sin स्क्वायर A। अब वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो यह आ जाएगा 1 - का cos A बटे sin है। ठीक है, एक में साइन का भाग लगेगा और इसमें भी इसका भाग लगेगा,
तो 1/sin a माइनस कोस ए बटे साइन ए। 1/sin होता है मेरे प्यारे भाई कोसेक ए, कोस बटा साइन होता है कोट ए। तो यही तो प्रूफ करना था हमको, हैंस प्रूव्ड। देखो ये RHS आ चुका है, ठीक है। देखिए आप लोगों ने अगर इसको नहीं किया होगा तो इसको क्या होगा, ये LHS मैंने ले रखा है पहले से यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a इंटू कोसेक a प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a, ठीक है। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर a प्लस 2 कोस a इंटू सेक a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने इसको खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इधर देखो, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, इसको साथ में लिख दें क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। फिर देखो यहाँ पे 2 साइन a, कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, ठीक है, ये लिख दिया। फिर देखो आप कोसेक स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर यहाँ ले ही लिया। अब देखो 2 कोस a, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, तो कोण अगर a है तो यहाँ भी a है, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ a है तो यहाँ भी a है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको इसमें बदल लिया और इसको मैंने इसमें बदल लिया। तो साइन से आपका साइन कैंसिल, कोस से आपका कोस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जस्ट 1 होती है मेरे प्यारे भाई। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, प्लस ये 1 और 1, 1 प्लस 1, और यह आ जाएगा अपना कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब जोड़ो इन सबको, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 7 प्लस यह आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये क्या है, RHS, राइट हैंड साइड अपना आ चुका, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है भाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है अथवा में दे रखा है। पहला क्वेश्चन तो माध्य का है, दूसरा क्वेश्चन बहुलक का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एकत्र आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें आपको दे रखा है SO2 की सांद्रता दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। और दूसरा क्वेश्चन बहुलक का दे रखा है इसके अंदर। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन करते हैं आप लोग। देखो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 0.00 से 0.04, इसकी बारंबारता 4 दे रखी है, इसकी बारंबारता 9 है, इसकी बारंबारता 9 है, इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 4 है और इसकी बारंबारता 2 है, ठीक है। तो चर xi का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो चर xi का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के इसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया तो यह, इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग लगाया यह, इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग लगाया तो ये आएगा। तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते चले जाएंगे, तो इस तरह से ये आते चले जाएंगे, ठीक है भाई। इनमें सब में देखो आप 4 का डिफरेंस आ रहा है, 0.044 का, ठीक है। अब FI का गुणा XI का करेंगे, तो बारंबारता का गुणा चर से करेंगे, यानी मध्य मान से करेंगे। इसे बोलते हैं XI मध्य मान, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना है, इसका गुणा इसमें करेंगे ये आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ये आएगा। इन सभी का गुणा आपस में कर रहे हैं तो ये अपने पास में आ रहा है। तो बारंबारताओं का योग किया तो n बराबर क्या होता है, सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब 30, टोटल कितना है इनका 30, और इनका टोटल कितना है 2.96, ठीक है। तो माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये। तो बटे n का मतलब सिग्मा FI, बारंबारताओं का योग, तो 2.96 और इसमें लगा देंगे भाग अपन 30 का, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये लगभग आएगा मेरे प्यारे भाई 0.09 के समथिंग आने वाला है, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा। तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये माध्य आ जाएगा अपने पास में, ये माध्य का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो बहुलक कैसे निकालेंगे, आपको वर्ग अंतराल ये दे रखा है और ये इसकी बारंबारता दे रखी है। तो सबसे अधिक बारंबारता चेक करनी है बहुलक में,
सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ है, 45 है। 45 के संगत कौन है, 300, यानी कि 300 जो है बहुलक वर्ग है। तो 300 से 400 क्या है यहाँ पर, बहुलक वर्ग। तो L का मान कितना आएगा, 300। तो ये वाला जो मान है ये F0 है, ये मान आपका F1 है और ये मान आपका F2 है। ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इसका पूरा का गुणा किस में करना है, H में करना है। देखो सभी में अंतर कितने कितने का आ रहा है, इसमें 400 से 500, 500 से 700 में सब में अंतर H बराबर कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है। ठीक है। तो बहुलक वर्ग 300 से 400 है, जिसकी निम्न सीमा L बराबर कितनी है, 300 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 45 है। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 है और बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 है। ठीक है, सब में मान रख देंगे। L का मान कितना आएगा प्यारे भाई, 300 आएगा। F1 माइनस F0 यानी 45 माइनस 30, 45 माइनस का 30 और 2 गुणा 45, F0 कितना है, 30 है, F2 कितना है, 35 है और गुणा H करना है यानी 100। ठीक है भाई, तो यह आ जाएगा 300, तो यह आ जाएगा 90 माइनस का 65 और गुणा कितना आएगा 100, तो यह आ जाएगा 315। 90 में 65 जाएंगे कितने बचेंगे भाई, 10 में 5 गया तो 5, 8 में से गया 2 इंटू 100 तो 25 चौक 100 तो 15 चौक 60, तो यह आ जाएगा 300 प्लस 60, तो यह आएगा अपने पास में 360। तो ये बहुलक आ गया, यानी इस बारंबारता बंटन का जो बहुलक निकल के आएगा वो 360 आएगा। ठीक है भाई, तो इतना इजी था ये, कोई कठिन नहीं था। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न है, सेक्शन डी की ओर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और इसमें भी अथवा में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये नवी प्रश्नावली के अंदर से आया हुआ है भाई। ठीक है, जो हमारी उन्नयन अवनमन वाला जो पोर्शन था नवी प्रश्नावली उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देखो आप लोग कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक समतल जमीन ये है, इस पर एक मीनार ये खड़ी है। ठीक है भाई, इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले जब 40 मीटर अधिक हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब कोण पहले 60 डिग्री था, अब 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाए, जब 30 डिग्री हो जाए, क्योंकि दूर से एंगल कम बनेगा, पास से एंगल जो है ज़्यादा बनेगा। ठीक है भाई, तो एक समतल जमीन पर खड़ी जो मीनार है उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की 40 मीटर ज़्यादा और बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले मान लो यहाँ से यहाँ तक x मीटर थी, अब ये 40 मीटर और बढ़ गई, तो ये टोटल कितनी होगी, x प्लस का 40 मीटर हो गई। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक। तो जबकि सूर्य का कोण 40 मीटर ज़्यादा कब बढ़ेगी इसकी छाया, जब सूर्य का कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर हम लोगों ने मान ली। अब इसको नाम दे दो A, B, यहाँ C और यहाँ D। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले ABC में देखेंगे भाई, ये समकोण त्रिभुज है ABC के अंदर। तो tan 60, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो लंब और आधार से मतलब है हमको, तो लंब कितना है h और आधार कितना है x। तो tan 60 का मान होता है √3 और h बटे x, तो बटे 1 लगाओ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो h बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABD में इस पूरे वाले में देखेंगे। ठीक है, पहले छोटा वाला लिया, अब पूरा देखो, समकोण त्रिभुज AB और D के अंतर्गत। ठीक है, tan 30 लंब बटे ये पूरा आधार, तो tan 30, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है x प्लस 40, तो tan 30 का मान है 1/√3 और h बटे x प्लस 40, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो √3h बराबर आ जाएगा x प्लस का 40। h का मान यहाँ से रखेंगे √3x, तो √3x बराबर आ जाएगा x प्लस का 40। इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं आप। √3 का गुणा 3 में किया तो 3x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x बराबर 40, तो 2x बराबर 40, 2x बराबर 40, तो 2 से काटा x बराबर कितना आया, 20 आया। तो x का मान 20 यहाँ पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो ऊंचाई आ जाएगी ना √3 इंटू 20, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 मीटर।
तो यानी मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो 20√3 मीटर मेरे प्यारे भाई आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर अथवा में ही है कि पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए आपके पास में एक नदी है, या आपके पास क्या है मेरे प्यारे भाई, एक नदी है। ठीक है, इस नदी के पुल के एक बिंदु से, तो पुल कहाँ है, ये ऊपर पुल है। अब इसके एक बिंदु से इसके दोनों किनारे, एक किनारा ये रहा नदी का और दूसरा किनारा नदी का ये रहा, तो एक किनारा ए है, दूसरा किनारा इस नदी का बी है, और इसको मान लो पी। ये पुल है नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, उसके अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यानी ये कितना डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल की ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 3 मीटर दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 3 मीटर है। अब ये समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है और ये भी बन रहा है। ठीक है भाई, ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक x मीटर मान लो नदी की चौड़ाई हम लोगों ने मान ली। ए बी बराबर कितनी है, x मीटर। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, अगर ये समांतर भुजाएं हैं तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होंगे। ये भी अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर से देखते हैं तो अवनमन बनता है, नीचे से देखते हैं तो उन्नयन बनता है। ठीक है, तो एकांतर कोण जो है आपस में बराबर कर लिए। इसको नाम दे दो बिंदु M। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज AMP में, AMP के अंदर tan 30 का मान ये रहा, tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब 3 है और बटे आधार कितना है, AM है। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेंगे PMB या BMP। BMP में tan 45 के सामने, tan 45 का मतलब होता है लंब 3 और बटे कितना आधार, या MB। ठीक है, या BM, एक ही बात है भाई, है ना। अब इसको सोल्व करना है, बस tan 30 का मान होता है 1/√3 और 3 बटा AM, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो AM का जो मान आएगा वो आएगा 3/√3। फिर tan 45 का मान 1 होता है, तो 3 बटे BM, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, BM बराबर क्यों बटे 1 लिख सकते हैं, BM बराबर 3। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी AB, तो AB जो है किससे मिलकर बना हुआ है, यानी AB मतलब x नहीं भी मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो AM प्लस MB, AM प्लस MB, क्योंकि A से B तक पहुँचना है तो A से M और M से B। AM का मान है 3/√3, MB का मान कितना है, यानी MB मतलब BM 3। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा, 3 का भाग इसमें लगाया तो √3, 3 से 3 कट गया एक बार, तो 3 गुणा √3 प्लस 1 मीटर, ये अपना आंसर। यानी ये यहाँ से यहाँ तक नदी की जो चौड़ाई आएगी वो 3/√3 प्लस 1 मीटर आएगी। अब यहाँ इसको और भी सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो। √3 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1.732 होता है, तो इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 2.732 आएगा, उसका गुणा 3 में कर देना, अपना आंसर हो रहा है, आगे आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें भी अथवा में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन देखो इसका, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घनाकार ब्लॉक के एक फलक से अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार काटा गया है। ठीक है, कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घनाकार ब्लॉक ये मैंने मान लिया है, घन के आकार का है। अब इसके अंदर जो है अर्ध गोलाकार गड्ढा जो है इस प्रकार काटा गया है, ये अर्धगोलाकार गड्ढा है। ठीक है, यानी अर्धगोले जैसे आकर के इसके अंदर से गड्ढा काटा गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। यानी ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है ये इस घन के किनारे के बराबर है, तो घन कितना है 14 है, तो ये भी तो कितना है 14, तो यानी जो घन की जो भुजा है वो किसके बराबर है, अर्धगोले के, यानी अर्धगोलाकार जो गड्ढा है उसके व्यास के बराबर है। तो व्यास कितना है मेरे भाई, d मान सकते हैं अपन, d बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर आ रहा है अर्धगोले का। ठीक है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, तो अर्धगोले की
त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी d/2, यानी 14/2 कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर अपने पास में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या बोला गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, ये तो हम लोगों ने कर लिया। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसलिए जो शेष बचा जो ठोस है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जो है निकालना है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? घन का, सबसे पहले तो घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी ऐसे निकाल लेंगे, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस अर्धगोले का निकाल लेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी ऐसे, और इसमें से ये जो कटा हुआ भाग है उसको माइनस कर देंगे यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। कि जो आधार है उसका क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये ए बराबर क्या, घन की भुजाएं तो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का कुल होता है 4πr स्क्वायर, तो अर्धगोले का आ जाएगा 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का आधार क्या है? यहाँ पर एक सर्किल है ना, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो 6 इंटू ये भुजा का स्क्वायर प्लस ए का मतलब क्या है? घन की भुजा। 2πr स्क्वायर में से पाई स्क्वायर किया तो πr स्क्वायर। तो ए का मान कितना है? 14 का स्क्वायर प्लस पाई का मान कितना है? 22/7, और आर का मान कितना है भाई? यहाँ पर 7, तो 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर लग रहा तो 7 का स्क्वायर। 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, तो 6 गुणा 14 का स्क्वायर 196, 22 कितने हो जाएगा? 154। यह आ जाएगा 196 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा भाई? यह आ जाएगा 1176 प्लस 154। इनका योग कर दो आप तो 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरह से होगा। इसका अथवा में देखो एक और क्वेश्चन है इसका, जो अथवा में दिया गया है। एक ये तो क्षेत्रफल से रिलेटेड था, अब जो है ये आयतन से रिलेटेड आएगा। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी का बना हुआ है। एक कलमदान जो है, जैसे कि मान लो एक कलमदान है आपके पास में ये, ठीक है, यह आपका जो बना हुआ है वो घनाभ के आकार का जो है बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें से 4 जो है ये इस तरह से तो एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी का बना हुआ है। तो ये घनाभ के आकार की लकड़ी का बना दिया कलमदान, जिसमें पेन रख सकते हैं कलम रखने के लिए। अब इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बना दिए, 4 शंकुओं के आकार के इसमें गड्ढे बनाए अपन ने। ठीक है, घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 है। ये L है, ये B है और ये H है। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई सबसे पहले तो आप लोग देखो यहाँ पर घनाभ की लंबाई, फिर ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई तो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यह आ जाएगी 10 सेंटीमीटर और यह आ जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। यह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है घनाभ की। ठीक है, फिर प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि जो एक गड्ढा है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1.4 सॉरी 0.5 आपको दे रखी है। घनाभ की शंकु की त्रिज्या कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई कितनी दे रखी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक जो दे रखी है वो ऊंचाई h बराबर वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे एक गड्ढे की, तो एक गड्ढे की जो त्रिज्या है, और गड्ढा कैसा शंकु के आकार का है, तो एक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई या गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक की, और ये त्रिज्या है। ठीक है, ये 1.4 है और ये कितनी है? 0.5। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालो। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन अपन को केवल निकालना है, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? घनाभ का आयतन, टोटल घनाभ का आयतन, इस घनाभ के आयतन में से आप शंकु के आयतन को माइनस कर दो, यानी गड्ढे के आयतन को माइनस कर दो, क्योंकि शंकु क्या है? गड्ढा ही तो है,
गड्ढा शंकु क्या आकार का है, तो शंकु का आयतन। और यहाँ कितने शंकु है, 4, तो 4 शंकु का आयतन आ जाएगा। आगे बात समझ में मेरी बात। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 4 गुणा एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इन सभी को गुणा करो, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 और 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 0.5, स्क्वायर है तो 0.5 गुणा 0.5 और एच का मान आ जाएगा 1.4। ठीक है मेरे भाई। इसको गुणा करोगे तो 525 आ जाएगा और 7 दूना 14, ये 0.2। ठीक है, और इसको पूरे को जब सोल्व करोगे 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 88/3, 0.25 और गुणा 0.2, तो ये आ जाएगा 525। इसको पूरे को सोल्व करोगे मेरे भाई तो ये आएगा अपने पास में 1.47। तो 525 में से जब 1.47 आप लोग माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 523.53 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये अपना आंसर, ये पूरे लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, घनाभ के आयतन में से 4 शंकु के आयतन को घटा दोगे, यानी 4 गड्ढों को जब माइनस कर दोगे आयतन उनका 4 गड्ढों का, तो ये अपने पास ओनली लकड़ी का आयतन बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको दिया गया है एक पौधे की 30 पत्तियों की लंबाई निकटतम mm में सही मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों के निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। आपको लंबाई mm में दी हुई है 118 से 126, 183 135 और इनकी बारंबारता 3, 5, 12, 6, 4 ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुलक निकालना है, पत्तियों की लंबाइयों का बहुलक निकालना है। और अथवा में ही इसका दूसरा क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों यानी बारंबारताओं का योग n बराबर कितना आएगा, सिग्मा एफ आई 30 आ जाएगा। ठीक है, इसके दैनिक खर्च के निम्नलिखित बंटन का माध्यपक विचलन विधि से ज्ञात करना है, यानी यहाँ माध्यपक विचलन विधि से अपन को ज्ञात करना है। और वर्ग अंतराल इसमें दैनिक खर्च रुपये में दे रखा है 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140 और बारंबारता इनकी दे रखी है श्रमिकों की संख्या 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, इसको पग विचलन विधि से यहाँ माध्य निकालना है। तो पहले वाले में तो बहुलक निकालना है, दूसरे वाले में आपको माध्य निकालना है। आइए इसे कैसे करते हैं देखिए आप लोग। देखो ये वर्ग दे रखा है और इनकी बारंबारता दे रखी है, तो सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे बहुलक निकालना है तो। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 12 है। 12 के संगत जो बहुलक वर्ग होगा वो 136 से कितना होगा, 144 होगा। तो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी, L बराबर 136 आएगी। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है, बहुलक वर्ग से पहले वाले की F0 है, बहुलक वर्ग से बाद वाले की बारंबारता F2 है। F0, F1 और F2। यहाँ पर ये बहुलक का फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू H। L का मान रखा है F1 - F0, 2 इंटू F1 - F0 F2 इंटू H। H क्या है, यहाँ पर वर्ग अंतराल है। देखो 8, इनके वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है, 8, 8 का आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का मान रख दिया अपन लोगों ने। तो यहाँ पर इसको सोल्व किया तो 136 + 4 140। ये पत्तियों की लंबाई mm में आ रही है, तो बहुलक भी किस में आएगा, mm में आएगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर है। अगला देखो आप लोग इसके अथवा में दे रखा है कि वर्ग अंतराल आपको इस तरह से दिया हुआ है और इनकी बारंबारता आपको ये दे रखी है। तो मध्यमान निकालना पड़ेगा पग विचलन के लिए सबसे पहले तो, यानी कि ये मध्यमान xi होता है, इसी को मध्य बिंदु बोलते हैं और इसी को ही वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो दोनों का योग करेंगे 20 और 60 कितना होगा, 80। 80 में 2 का भाग दिया 40। 60 और 100 का योग करेंगे 160। 160 में 2 का भाग दिया 80। तो सभी इन दोनों का योग करेंगे आपस में सभी का और 2 2 का भाग देते चले जाएंगे, तो xi के मान हम लोगों को मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने सबसे पहले पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर होता है a + सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे n इंटू एच। बारंबारताओं का योग n बराबर सिग्मा एफ आई होता है 30। इन सभी का योग 30 आ रहा है 30। ठीक है, तो अपन को a चाहिए। a क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। तो कल्पित माध्य हम लोग इन 4 x में से ही मानेंगे। तो 3 ऊपर है और 3 ही नीचे है, यानी इन दोनों में से कोई एक मानना पड़ेगा। तो बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी, 7 है ना, तो सबसे अधिक बारंबारता वाले को ही क्या मानेंगे अपन, a कल्पित माध्य मानेंगे। तो a का मान कितना आएगा, 120। ठीक है, यानी xi के मानों में से a को घटाएंगे और h का भाग दे देंगे। h कितना आ रहा है, 60 में से 20 गए तो 40, 100 में 60 गए तो 40, 140 में 100 गए तो 40, 40 का अंतर आ रहा है। तो h बराबर कितना आएगा, 40। तो यहाँ अपन लोग लिख सकते हैं कि h बराबर तो कितना आ रहा है 40, a बराबर कितना आ रहा है 120। ठीक है, तो xi के मानों में से इसमें से 120 को घटाएंगे और 40 का भाग दे देंगे।
इसमें से 120 को हटाएंगे 40 का भाग देंगे, इसमें से 120 को हटाएंगे 40 का भाग देंगे, इसमें से 120 को घटाएंगे और 40 का भाग दे देंगे। ठीक है, यानी xi के मानों में से कल्पित माध्य को घटा के 40 का भाग देना है, यानी h का भाग देना है। तो इस तरह से ये मान आते हुए चले जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरह से fi का गुणा ui से करेंगे। अब ui के मान तो ये है और fi के मान ये हैं। 2 का गुणा 2 में क्या -4, 3 का गुणा 1 में क्या -3, 7 का गुणा 0 में 0, इसका गुणा इसमें 6, इसका गुणा इसमें 12, इसका गुणा इसमें क्या 18। तो इन सभी का योग करेंगे 12, 18, 30 और 6 36, 36 में से 7 चले जाएंगे, कितने आएंगे 29। तो फॉर्मूला ये है, a का मान 120 है, सिग्मा fi ui 29 है, h का मान 40 है, सभी में अंतर 40 40 का आ रहा है ना, और बारंबारताओं का योग n का मान कितना है 30 है। इसको सोल्व किया, 0 से 0 कट गया आपका, 29 गुणा 4 करेंगे तो 116/3, 116 में 3 का भाग लेंगे 38.67, 120 और 38, 12 3 15, 158.67, ये अपना आंसर। ठीक है, तो ये पग विचलन विधि से जो है माध्य बोलने को पूछा था, तो पग विचलन विधि से इसी तरह से करेंगे भाई। ठीक है, अरे भाई हम लोगों ने अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 गणित का पेपर क्लास 10th का सोल्व किया है हम लोगों ने। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।